नोटबंदी के कई दिनों बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। लोग अब भी नए नोटों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और अब खबर सामने आई है कि कुछ बैंकों के ऑफिसर काले धन के सौदागरों के साथ मिल गए हैं। वो सारे नियम कानून को ताक पर रखकर नोटों की अदला बदली की आड़ में काले धन के कुबेरों की मदद कर रहे हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। काले धन के सौदागर, कमीशन खोर बैंक अफसर, और नोटों की अदला बदली का सीक्रेट गेम। नोटबंदी के नटवरलाल। दास्तान देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई की है, जहां हुआ है एक बड़ा खुलासा नोटों की अदला बदली की आड़ में चल रहे एक बड़े गोरख धंधे का, एक ऐसे खेल का जिसकी पूरी कहानी सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। नोटबंदी के बाद आखिर काले धन के सौदागर कैसे देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई में बैंक के कुछ अफसरों के साथ मिलकर अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहे थे, यह पूरी कहानी बेहद चौंकाने वाली है। और अब आप देखिए वही कहानी, नोटबंदी के नटवर लालों की सनसनीखेज कहानी। नोटबंदी के नटवर लाल आखिर कैसे दिल्ली और मुंबई के कुछ बैंकों में अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहे थे, इस पूरे खेल को समझने के लिए सबसे पहले आप इन पैसों पर नजर डालिए। 3 करोड़ 70 लाख के 1000 और 500 के ये नोट बरामद हुए थे दिल्ली में। इन नोटों के साथ 3 आदमी भी गिरफ्तार हुए थे, जिन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने आयकर विभाग को सौंपा था। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान ये सनसनीखेज खुलासा हुआ कि ये रकम दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित एक प्राइवेट बैंक में बदलने के लिए ले जाई जा रही थी। ये भी खुलासा हुआ कि बैंक कर्मी अपने कमीशन के बदले इस रकम को बदलने को तैयार थे और इसके पहले भी कई बार रकमें बदली जा चुकी थी। अब हम आपको बैंक के अंदर चल रहे फर्जीवाड़े के इस खेल को विस्तार से समझाते हैं। गोरख धंधे का ये खेल पुराने नोटों की अदला बदली की आड़ में चल रहा था। योजना के मुताबिक काली कमाई वाले अपने पुराने नोट को लेकर बेईमान बैंक कर्मियों के पास लाते थे और बैंक कर्मी अपना कमीशन काटकर उन्हें चुपके से नए नोट थमा दिया करते थे। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि दिल्ली के इस प्राइवेट बैंक में 65 करोड़ रुपए की राशि इसी तरह बदली जा चुकी है। खबर यह भी है कि कई लेन देन में घूसखोर बैंक कर्मियों ने कमीशन की राशि के बदले सोना लिया है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के साथ साथ मुंबई के कुछ बैंकों में भी इसी तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। मुंबई के फर्जीवाड़े की भनक आयकर विभाग को तब लगी जब मुंबई से दिल्ली आने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में पुलिस को 27 लाख रुपए के नए नोट मिले। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो मुंबई के कुछ बैंकों में चल रहे फर्जीवाड़े की खबर मिली। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान पता चला है कि ये लोग दिल्ली से मुंबई पैसा लाने के लिए हवाई जहाज से आते थे और पैसे लेकर वापस मुंबई से ट्रेन के जरिए आते थे। मुंबई में इन्हें एक शख्स नए नोट लाकर देता था। सूत्रों का कहना है कि अब तक की जांच के दौरान इस मामले में कुछ बैंक कर्मियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी बाबत जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड संजय मलिक नाम का एक शख्स है, जो हिमाचल में एक दवा कंपनी का मालिक है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों लोग अब तक संजय मलिक का करीब 1.5 करोड़ रुपया मुंबई से दिल्ली ला चुके हैं। पुलिस संजय मलिक नाम के इस शख्स की तलाश में जोर शोर से जुटी है ताकि बैंकों के अंदर चल रहे फर्जीवाड़े के खेल का खुलासा हो सके। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली और मुंबई के ऐसे कुछ बैंक कर्मियों पर आयकर विभाग और खुफिया एजेंसियों की निगाहें हैं। इनमें दिल्ली में तो कुछ बैंक अधिकारियों के खिलाफ सर्वे और उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। तथ्य मिलने पर
इन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज कराया जा सकता है। लड़की के पिता ने बेटी की शादी तय करते वक्त लड़के के साथ उसकी कुंडली का अच्छी तरह मिलान कर लिया था। पंडित जी ने शुभ लग्न और मुहूर्त देखकर फेरों का वक्त तय किया था, लेकिन ऐन वक्त पर शादी में पड़ गया खलल। न दरवाजे पर दूल्हा बारात लेकर आया और ना ही लड़की दुल्हन बन पाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि नोटबंदी के राहु केतु ने शादी की खुशियों पर लगा दिया ग्रहण। शादी की दुश्मन बनी नोटबंदी। नए नोट कह रहा था जी, वो नए नोट चाहिए मुझे, जो भी दोगे तो नया चाहिए, ये नहीं लेने का, मैं पुराने नोट। 7 फेरों से पहले चूर चूर हुए सपने। शादी नहीं करती मैं उससे बिल्कुल भी, मैं किसी का भी नहीं देखना चाहती। दुल्हन की कुंडली में नोटबंदी के राहु केतु। जिस घर में शादी की शहनाई गूंजने वाली थी, वहां कोहराम मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर के चरथावल के नजदीक अकबरगढ़ गांव के रहने वाले श्रीपाल का पूरा परिवार कल तक बेटी की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। लेकिन अब घर में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हैं। दुल्हन बनने के अरमान संजोई बैठी इस लड़की का तो रो रो कर बुरा हाल है। तमाम सपने सिर्फ एक फोन कॉल ने चूर चूर कर डाले। जिस लड़के के साथ इसकी शादी होने वाली थी, उसने ऐन वक्त पर दहेज की ऐसी डिमांड कर डाली जिसे पूरी कर पाना इस लड़की के पिता श्रीपाल के लिए मुमकिन नहीं था। यही वजह है कि अब ये लड़की उससे शादी करना तो दूर, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। शादी नहीं करती मैं उससे बिल्कुल भी, मैं किसी का भी नहीं देखना चाहती। कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। समाज में रहने की इच्छा नहीं होनी चाहिए उनकी, न उन्हें समाज में रहने का अधिकार मिलना चाहिए। श्रीपाल के मुताबिक इन्होंने अलावलपुर गांव के रहने वाले अभयराम के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी तय की थी। पूरी बातचीत चट मंगनी और पट शादी वाले अंदाज में पक्की हुई थी। महीने की 30 तारीख को लड़के वालों ने इनकी बेटी को पसंद किया था और 13 नवंबर को तिलक की रस्म हुई थी। श्रीपाल का कहना है कि इसी बीच नोटबंदी की वजह से इन्हें काफी परेशानी हुई थी। फिर भी इन्होंने जैसे तैसे करके लड़के को तिलक के वक्त एक मोटरसाइकिल दी थी और तमाम रस्में नए नोटों के साथ पूरी की थी। जी 30 तारीख में तो बातचीत बनी थी जी। 13 तारीख में उसने रोकना करवाई जी, और रोकना में बाइक लीजिए, बाइक भी दे, नए नोट लूँगा जी, बाइक भी लूँगा, सारी मिलाई नहीं की होगी जी, पुराने नोटों की वैल्यू नहीं जी। हाँ जी। फिर उसके बाद में जी 25 तारीख की शादी तय करनी थी जी। 25 तारीख में हम तैयारी में थे जी पूरी, कार्ड वार्ड बट के सब कुछ होगा जी। श्रीपाल का आरोप है कि शादी से ठीक 2 दिन पहले लड़के वालों की डिमांड बढ़ गई। लड़के के पिता अभय राम ने इन्हें फोन करके बताया कि लड़का उनकी दी गई मोटरसाइकिल से खुश नहीं है, उसे अब कार चाहिए। उसने धमकी दी थी कि अगर शादी में कार नहीं मिली तो वो बारात लेकर नहीं आएगा। उसने जी कह दिया लड़के वाले ने, भाई मेरा लड़का तो भाई आल्टो कार मांग रहा, कार अगर दो तो बारात आओगी, कल को नहीं आने की नहीं। दूल्हे की नई डिमांड सुनकर दुल्हन के पिता श्रीपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये खबर सुनते ही घर में मातम पसर गया। लड़की वालों ने लड़के के पिता से मिन्नतें की, घर की इज्जत की दुहाई देकर बारात लाने की गुजारिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब इन्हें पता चला कि दूल्हा घर छोड़कर भाग गया है। तब इन लोगों ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने दूल्हे के पिता अभयराम को थाने बुला लिया। हालांकि थाने पहुंचते ही उसका सुर बदल गया। अब वो साफ इनकार कर रहा है और कह रहा है कि हमने दहेज में गाड़ी की कोई डिमांड नहीं की थी।
लड़का भाग गया जी। बच्ची है तो भगवान जाने, वही जाना। सवरा जी बताया था निकाह करना चाह रहे जी लोग, सारे काम हो रहे जी। अच्छा, बस शादी तो रह रही जी, बस क्या नाम जो है वो रोकना तो हो ही रही। हमने दहेज नहीं मांगा, दिया सब कुछ। उन्होंने दिया आपको? हाँ, दिया था। बड़े वाला लड़का चला गया, उनका कहना है कि छोटे वाले लड़के से करते हैं शादी। कर दो जी, मैं तैयार हूँ साहब, तैयार हूँ जी। लड़के का पिता सफाई दे रहा है कि गाड़ी की डिमांड नहीं की गई, लेकिन उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अगर मामला दहेज में गाड़ी का नहीं है तो लड़का शादी से पहले घर छोड़कर गायब क्यों हो गया। सारे बच्चे रो रहे हैं और सब मतलब जो भी आंसू हुआ मेरे भाई, सारे मतलब परेशान बेचारे। अच्छा, बेचारे ने जमीन भी अपनी गिरवी रख दी और सारा काम मतलब सब अप टू डेट कर रखा। क्या मांग थी लड़के की? मांगी होती मोटरसाइकिल दी इन्होंने और जी कुछ पैसे भी दिए नगद, और उसके बाद में अब लास्ट में आ गया उनको भाई कार चाहिए मुझे अल्टो, और कुछ पैसा मांगा, नया नोट। समाज को तो चाहिए ऐसे आदमी का बहिष्कार होना चाहिए। इस बेबस माँ बाप के दर्द का अंदाजा भला कौन लगा सकता है। इसने अपनी जमीन गिरवी रखकर शादी की तैयारियां की थी। शादी के लिए मिठाइयां बन चुकी थीं, मेहमानों का इंतजार हो रहा था, लेकिन दहेज के लोभियों ने बारात लाने से एक दिन पहले ही दहेज की मांग करके इस परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। सनसनी के लिए मुजफ्फरनगर से सुधीर चौहान की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर की ही तरह फिरोजाबाद के एक घर में भी शादी की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई। मुजफ्फरनगर की ही तरह फिरोजाबाद में भी दूल्हा बारात चढ़ने से पहले ही हो गया गायब। जानते हैं क्यों? क्योंकि नोटबंदी की वजह से वो बेबस पिता अपनी बेटी की शादी के लिए रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया। गुलाबी नोटों ने एक दुल्हन के हाथों से मेहंदी की रंगत छीन ली और उसकी आंखों में भर दिए गम के आंसू। बारात चढ़ने से पहले घर से भागा दूल्हा। क्या हुआ था उस पे मतलब इन पे पैसे कमी हुए, बैंक से पैसे निकल पाए, इसलिए उन्हें टीका लगन नहीं चढ़ाया। अब बेटी कैसे बनेगी दुल्हन? 5 लाख तय हुआ था, उसमें करीब 5 तय हुआ था और उसमें करीब 4 लाख रुपए पहुंच गए। इनकार कर रहे हैं, ये कहना पैसा दो पूरा तब लगन पक्की चढ़ाएंगे। बेबस बाबुल का दर्द। कितना रुपए तय किया था? 5-20। अब कितना दे रहे थे यहाँ? 4 लाख रुपया आएगा, तो मोटरसाइकिल और लड़जंजी तो 1 लाख रुपया रहेगा। ये दर्द उस बेबस बाप का है जिसकी बेटी का रिश्ता नए नोटों की वजह से टूट गया। फिरोजाबाद का रहने वाला ये शख्स अपनी बेटी का लगन लेकर उसकी होने वाले ससुराल पहुंचा था, लेकिन दूल्हे ने तिलक करवाने से साफ इनकार कर दिया। दूल्हे के परिवार वालों की शर्त थी कि तिलक और लग्न की रस्में तभी पूरी हो पाएंगी जब उनके हाथ में दहेज की पूरी रकम रख दी जाएगी। कितना रुपए तय किया था? 5-20। अब कितना दे रहे थे यहाँ? 4 लाख रुपया आएगा, तो मोटरसाइकिल और लड़जंजी तो 1 लाख रुपया रहेगा। लड़की के पिता का कहना है कि अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करते वक्त इन्होंने दहेज के रूप में 5,20,000 रुपए देने का वादा किया था। लड़के वालों की शर्त थी कि पूरी रकम इन्हें लगन के वक्त देनी पड़ेगी। लड़की के पिता के मुताबिक नोटबंदी होने की वजह से ये पूरी रकम का इंतजाम नहीं कर पाए, क्योंकि लड़के वालों ने शर्त रख दी थी कि दहेज का पूरा पैसा नए नोटों के रूप में देना होगा। जैसे तैसे करके करीब 4 लाख रुपए की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन 1,20,000 रुपए कम रह गए। लिहाजा लड़के वाले रिश्ता तोड़ने पर आमादा हो गए। टीका आया हुआ था, उस पे मतलब इन पे पैसे कमी हुए, बैंक से पैसे निकल पाए, इसलिए उन्हें टीका लगन नहीं चढ़ाया। करीब 5-20 तय हुआ था और उसमें करीब 4 लाख रुपए पहुंच गए। ये कहना पैसा दो पूरा तब लगन पक्की चढ़ाएंगे। दुल्हन के पिता और उनके नाते रिश्तेदार लग्न का पूरा सामान लेकर दूल्हे के घर पहुंचे थे, साथ में मोटरसाइकिल भी ले गए थे, लेकिन दूल्हा और उसके परिवार वाले
पूरा पैसा लेने की जिद पर अड़े रहे। लाख मिन्नतें करने के बाद भी जब वो लोग नहीं माने तो लड़की के पिता ने दहेज के लोभियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी, लेकिन पुलिस पहुंचने से पहले ही दूल्हा घर से गायब हो गया। इस शर्मनाक घटना ने एक शादी की तैयारियों को तमाशे में तब्दील कर दिया। मिठाइयां और तमाम इंतजाम धरे के धरे रह गए। लड़के के परिवार वाले फरार हैं, वहीं लड़की के परिवार वाले सदमे में हैं। लड़की का पिता खुद को इसलिए बेबस मान रहा है कि काश नोटबंदी न हुई होती तो वो किसी तरह रुपयों का इंतजाम कर लेता, अपनी बेटी की खुशियों को बिखरने से बचा लेता। सनसनी के लिए फिरोजाबाद से कृष्णा की रिपोर्ट। कार शोरूम का कैशियर कह रहा था पुराने नोट नहीं लूंगा। कार सर्विस करवाने वाले नौजवान कह रहे थे नोट देंगे तो बस पुराने ही। बस इसी बात पर पहले तो बहस हुई और फिर देखते ही देखते कार शोरूम में छिड़ गया संग्राम। तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद की हैं। गुरुवार को जहां एक कार शोरूम में इलाके के दबंग और बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया, शोरूम के कर्मचारियों के साथ मारपीट की और धमकी देकर चलते बने। कैमरे में कैद गुंडागर्दी की ये वारदात चौंकाने वाली है, क्योंकि इसके पीछे है नोटबंदी की कहानी। उन्होंने काउंटर पे पुरानी करेंसी देने के लिए जोर डाला। हमने भी उनको मना किया, रिक्वेस्ट कर, लेकिन उन्होंने एकदम से तैश में आके मारधाड़ काटना शुरू कर दी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके के इस शोरूम में गुरुवार को जो हुआ उसकी हर तस्वीर यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सीसीटीवी में कैद ये वही लोग हैं जिन पर मारपीट और गुंडागर्दी का आरोप है। दरअसल आरोपी युवकों ने इस शोरूम में अपनी कार सर्विस के लिए दी थी। गुरुवार को वो कार लेने के लिए आए। शोरूम मैनेजर के मुताबिक सर्विसिंग का बिल 4,800 रुपए आया था, लेकिन जब बिल भुगतान करने की बारी आई तो युवकों ने 500 और 1000 के पुराने नोट थमा दिए। शोरूम के कैशियर ने पुराने नोट लेने से मना कर दिया और इसी बात पर आरोपी युवक भड़क उठे। उन्होंने काउंटर पे पुरानी करेंसी देने के लिए जोर डाला, तो काउंटर पे उनके आर्गुमेंट स्टार्ट हुए। वो हीटेड आर्गुमेंट होते हुए हमारा एमडी केबिन तक भी आ गए। एमडी में बैठे हुए थे। हमने भी उनको मना किया, रिक्वेस्ट करी। मारुति से भी कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन उन्होंने एकदम से तैश में आके मारधाड़ काटना शुरू कर दी और फिर बीच बचाव में सब लोग आए, एम्प्लॉइज वगैरह सब उनको अलग किया। उसके बाद उन्होंने बाहर जाके 4-5 फोन घुमाए और अपने 8-10 और जिम के लड़कों को बुला लिया। उन्होंने सीधा अंदर घुस के सब मारपीट शुरू कर दी। शोरूम मैनेजर के मुताबिक आरोपी युवकों ने पहले कैशियर को मारना पीटना शुरू किया। इसके बाद वो बीच बचाव करने के लिए आए शोरूम के मालिक और दूसरे कर्मचारियों पर पिल पड़े। शोरूम के दूसरे कर्मचारी जब वहां जुटने लगे तो आरोपी युवकों ने फोन करके अपने दूसरे साथियों को भी वहां बुला लिया। इसके बाद तो मामला और भी बिगड़ गया। बैंक में हल्ला सुनाई दिया तो पुलिस वाले कुछ कार्यरत थे यहाँ पे, जो एटीएम वगैरह की लाइन को मेंटेन कर रहे थे। वो लोग भाग के आए, पुलिस को देख के वो लोग भाग गए एकदम से। और भाग के बाहर से उन्होंने ईट वीट फेंकनी शुरू करी, जिसमें कई लोगों को ईट लगी। एक बंदे का सर भी मारा, टाके भी आए 10। और मारपीट कर रहे आरोपी युवक उस वक्त मौके से भाग निकले जब बगल के बैंक में मौजूद कुछ पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए। कुछ देर बाद ही 100 नंबर की पुलिस भी वहां आ गई, लेकिन तब तक आरोपी युवक वहां पत्थरबाजी करते हुए भाग गए। इस हमले में शोरूम का एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस वारदात की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, लेकिन पुलिस 24 घंटे बाद भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों में से कई युवक इलाके के एक जिम से आए थे। सनसनी के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट। सुबह से लेकर शाम तक वो पिछले कुछ दिनों से बैंक की कतार में खड़ा दिखाई देता था, लेकिन एक दिन अचानक उसने एक खौफनाक फैसला कर लिया, मौत को गले लगाने का फैसला। और अब उसकी मौत के बाद सामने आ रही है नोटबंदी की कहानी।
मौत का मातम मना रही इस महिला का पति अब इस दुनिया में नहीं है। अकबर नाम था उसका। परिवार वालों के मुताबिक अकबर रिक्शा चलाकर अपना परिवार पाल रहा था, लेकिन नोटबंदी के बाद अचानक उसके रिक्शे पर ब्रेक लग गया। परिवार वालों के मुताबिक अकबर के पास 500 और 1000 के कुछ नोट थे, जिन्हें बदलने के लिए वो 4 दिनों से बैंक जा रहा था, लेकिन बैंक की कतार में उसका नंबर नहीं आया। मृतक अकबर के परिवार वालों का कहना है कि उसके पास सिर्फ 2000 रुपए के पुराने नोट थे, जिन्हें वो बैंक जाकर बदलना चाहता था। अपनी तंग हाली की वजह से वो पहले से ही परेशान था और इस वजह से ही उसने आत्महत्या कर ली। घर के खर्चे के चक्कर में, पैसा खुलाने के चक्कर में, पैसे खुलाने गए, पैसे ना खुले, इन्होंने कपड़ा फांसी लगा ली। बैंक में गए, पैसे वहाँ भी नहीं मिले। वहाँ भी नहीं मिले, बैंक में पैसे नगदी खत्म हो गए। क्या दिन से आ रहे हैं? कब से तंगी चल रही है पैसे, कब से चक्कर लगा रहे थे बैंक। अकबर ने नोटबंदी की वजह से खुदकुशी की या फिर वजह कुछ और थी, ये पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। सनसनी के लिए बुलंदशहर से संदीप तायल की रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद बैंकों के सामने लगी कतार कहीं छोटी है तो कहीं बड़ी, लेकिन मौत की गिनती थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी मौत जिसके पीछे है नोटबंदी का दर्द, नोटबंदी की कहानी। इस 3 पहिए के ठेले पर उस बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी है, जो अपने 2 पांव पर चलकर रुपए लेने के लिए बैंक गई थी। करीब 80 साल की वो महिला बैंक की कतार में खड़ी थी, लेकिन उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। एक पीएनबी बैंक की शामली स्टैंड चौकी के पास शाखा है, जहां एक लगभग 75-80 साल की एक वृद्ध महिला जो लाइन में खड़ी थी, उसकी मृत्यु हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शामली रोड पर पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा है। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग महिला रामकली उसी बैंक में नए नोट लेने के लिए आई थी। रामकली की सेहत ठीक नहीं थी, फिर भी वो जरूरत के पैसे के लिए कतार में खड़ी रही। तो घर वालों से बात की है तो जानकारी मिली है कि वो कई दिन से बीमार चल रही थी और काफ़ी एजिड भी थी। घर वालों से इस संबंध में बातचीत की जा रही है। जो भी इसमें आगे संभव है उसकी पूरी मदद की जाएगी परिवार की, और जो भी इसमें संभव होगा कार्रवाई वो की जाएगी। पुलिस का कहना है कि वो मृतक महिला रामकली के परिवार वालों की मदद की कोशिश करेगी। सनसनी के लिए मुजफ्फरनगर से सुधीर चौहान की रिपोर्ट। सनसनी में अब दास्तान मुंबई के कोऑपरेटिव बैंक की, एक ऐसे बैंक की जहां सामने आई है करोड़ों के घोटाले की खबर। बैंक के ही एक चपरासी को डायरेक्टर बनाकर आखिर कैसे दिया गया करोड़ों के घोटाले को अंजाम। देखिए नोटबंदी के बीच हेरा फेरी की एक कहानी। चपरासी को बनाया डायरेक्टर। बैंक में बतौर प्यून का काम करते थे, लेकिन कंपनी ने इन्हें डायरेक्टर बनाया था। आप कंपनी के डायरेक्टर थे? जी हाँ। नौकरानी को बनाया चेयरपर्सन। ऐसा नहीं है कि कोई चेयरपर्सन नहीं बन सकता है, मेंबर हो गया, मेंबर चेयरपर्सन नहीं बन सकते क्या? और फिर हो गया करोड़ों का घोटाला। दास्तान माया नगरी मुंबई की है, जहां एक कोऑपरेटिव बैंक के फर्जीवाड़े की खबर ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। एक चपरासी को बैंक का डायरेक्टर और 1000 रुपए के वेतन पर एक महिला को बैंक का चेयरपर्सन बनाने की बैंक की जालसाजी का मामला सामने आया है। मामला मुंबई के फोर्ट इलाके का है। फोर्ट इलाके में यह नीड्स ऑफ लाइफ कॉरपोरेशन बैंक है। नीड्स ऑफ लाइफ कोऑपरेटिव बैंक के नाम से यह बैंक चल रहा है। एक जालसाजी के तहत इस बैंक ने अपने चपरासी नेत्रा सिंह रावत को बैंक का डायरेक्टर दिखाया और एक अमिता महाजन नाम की अनजान महिला को महज 1000 रुपए के वेतन पर बैंक का चेयरपर्सन दिखाया। मामला तब उजागर हुआ जब गीता शिवदासानी नाम की एक शिकायतकर्ता महिला ने अपना लोन दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक में ट्रांसफर का एप्लीकेशन दिया। गीता ने लोन
करीब 12.5 लाख रुपए का लिया था, लेकिन बैंक ने 1 करोड़ रुपए वसूली का बकाया नोटिस भेजा। धांधली के ये आरोप बैंक की सीईओ मनीषा जाधव और कंपनी के दूसरे संस्थापक सदस्यों पर लगे हैं। अब इन आरोपों से मनीषा बचती नजर आ रही हैं। उसने हमारे बैंक से लोन लिया हुआ था 43 लाख और ज़्यादा सिक्योरिटी था उसका। उसने बाद में अभी उसको रिकवरी हमने डाला, रिकवरी प्रोसीडिंग्स डाला है कोऑपरेटिव कोर्ट में। उसको पैसा नहीं भरना है बैंक का, इसीलिए उसने ये सब हमारे ऊपर आरोप लगाया है। चपरासी को डायरेक्टर रखे जाने पर सुनिए मनीषा ने क्या तर्क दिए। डायरेक्टर हम लोग का मना नहीं कर रहे है ना, उसने रिजाइन क्यों नहीं? अगर एमसीएस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई प्यून डायरेक्टर नहीं बन सकता करके। ऐसा नहीं है कि कोई चेयरपर्सन नहीं बन सकता है। मेंबर हो गया, मेंबर चेयरपर्सन नहीं बन सकते क्या? मेंबर है तो मेंबर बन सकते हैं ना। लेकिन उसे तो पता ही नहीं कि वो चेयरपर्सन है। अभी वो बोल रही है नहीं पता है, तो दोनों हम लोग क्या बोले अभी। सुना आपने, नीड्स ऑफ लाइफ कोऑपरेटिव बैंक की सीईओ मनीषा जाधव ने बैंक के चपरासी को डायरेक्टर रखे जाने पर क्या तर्क दिया। और अब आप मिलिए करोड़ों की हेराफेरी कांड के सबसे अनोखे किरदार से। ये हैं नेत्र सिंह रावत, वही शख्स जो बैंक के चपरासी हैं, लेकिन इसी बैंक में वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हमारे साथ नेत्रा सिंह रावत हैं, जो कि इस बैंक में बतौर प्यून का काम करते थे, लेकिन कंपनी ने इन्हें डायरेक्टर बनाया था। आप कंपनी के डायरेक्टर थे? जी हाँ। कब से कब तक? 15 अप्रैल से अभी तक था, तो मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया आपने? क्यों कर दिया? मेरे को नहीं जमा था एक चीज़, जो मेरे को समझ नहीं आई थी चीज़ें, मैं बंद कर दिया। जब पुलिस का न्यूज़ आई थी तुम्हारे नाम पे तो लोन है, तो मेरे नाम पे एक्चुअली लोन था नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया था। ये साहब पूरे आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि ये बैंक के डायरेक्टर रह चुके हैं। अब जरा देखिए कि पद के लिए ये अपनी योग्यता कैसे बताते हैं। आपकी पढ़ाई कितनी है? 12वीं हिंदी मीडियम से। 12वीं पढ़े हैं? हाँ, हिंदी मीडियम से। आप डायरेक्टर की स्पेलिंग जानते हैं? मेरा नॉलेज नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ। डायरेक्टर क्या होता है कंपनी में? इस संचालक जो मंडल जो होते हैं उसमें क्या करते हैं डायरेक्टर? इन साहब की ये चुप्पी बयान करती है कि डायरेक्टर क्या होता है इन्हें ये भी नहीं पता। एक बड़ा पहलू ये भी है कि नेत्र सिंह रावत के नाम पर भी 25 लाख रुपए का लोन है, लेकिन इसके बारे में पता होने से नेत्र सिंह इनकार करते हैं। कहानी की दूसरी किरदार हैं अमिता महाजन। अमिता कंपनी की चेयरपर्सन हैं। 1000 की सैलरी भी मिलती है। 12वीं पास हैं अमिता, और सबसे अनोखी बात कि अमिता को भी नहीं मालूम कि वो बैंक की चेयरपर्सन हैं। धांधली की कहानी यहीं पूरी नहीं होती। बैंक के एक डायरेक्टर ने बैंक के ही 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम पर 50 लाख का लोन भी पास किया और फिर इन पैसों को कंपनी के ही दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लिया। अगर आपकी फाउंडर कंपनी है उसमें ट्रांसफर होते हैं तो वो ही प्रूव करे कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं करके। ये जो आपकी जो कंपनी है, इस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं है ना। बैंक पर अब तक 4 करोड़ की हेराफेरी का मामला सामने आया है। पुलिस की प्राथमिक जांच में भी इसकी पुष्टि हुई है। सनसनी के लिए मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। मुंबई से चली एक ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन में सवार 2 मुसाफिर बड़े चौकस थे। वो अपने आसपास बैठे हर मुसाफिर को शक की नजर से देख रहे थे। वो लोग पूरी तरह चौकस थे कि कोई उनके सामान को छू भी ना पाए। लेकिन जैसे ही वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचे, वहां उनका इंतजार कर रही थी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने जब उनके गुनाह से पर्दा उठाया तो सभी रह गए दंग। हाथों में 2000 रुपए के नए नोटों की गड्डियां। पुलिस की गिरफ्त में नए नोटों के खिलाड़ी। ये दोनों तस्वीरें 2000 रुपए के गुलाबी नोटों के काले खेल की पूरी कहानी बयान कर रही हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों शख्स करीब 27 लाख रुपए के नए नोटों के साथ पकड़े गए हैं। हैरत की बात तो यह है कि इनके पास से जब्त की गई पूरी की पूरी रकम 2000 रुपए के नए नोटों के रूप में थी। नए नोटों की खेप लेकर ये दोनों एक ट्रेन में सवार होकर मुंबई से दिल्ली आ रहे थे।
दिल्ली पुलिस ने इन्हें हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर ही धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 27 लाख के नए नोटों के साथ 2 लोगों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसी से जानकारी मिली थी कि कुछ लोग ट्रेन के रास्ते मुंबई से दिल्ली नए नोटों को लेकर आ रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने हजरत निजामुद्दीन के पास यहाँ पर ट्रैप लगाया और जब ट्रेन पहुँची तभी 2 लोगों को जो है हिरासत में लिया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 2000 के बंडल जो हैं वो बरामद की गई, जिनकी गिनती की गई तो वो तकरीबन 27 लाख के थे। पुलिस की गिरफ्त में आए अजीत सिंह और राजेंद्र, ये दोनों दिल्ली के पीतमपुरा के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों मुंबई से पैसा बदलवाकर दिल्ली आ रहे थे। पुलिस का कहना है कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इतला मिली थी कि मुंबई से कुछ नए नोट दिल्ली में लाए जा रहे हैं, नए करेंसी के। तो इस इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर क्राइम ब्रांच की एक टीम ने उस व्यक्ति को धर दबोचा है और उसमें 27 लाख की नई करेंसी के नोट बरामद किए और आगे की कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और संबंधित विभागों को करने के लिए भेजी जा रही है। पुलिस का दावा है कि अजीत पाल सिंह और राजेंद्र सिंह ट्रेन में जब दिल्ली पहुंचे तो उन्हें लेने के लिए यह सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार वहां पहुंची थी। स्टेशन से निकलने के बाद दोनों आरोपियों ने जैसे ही पैसा गाड़ी में रखा, क्राइम ब्रांच ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस का कहना है कि HR 12AB 0002 नंबर की ये कार संजय मलिक नाम के शख्स की है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जो पैसा बरामद किया गया है वो भी संजय मलिक का ही है। पुलिस को दिए अपने बयान में अजीत पाल ने कबूला है कि वो संजय मलिक का पड़ोसी है और उसके पैसे लेकर ही मुंबई से संपर्क क्रांति ट्रेन के जरिए दिल्ली आया था। बताया जा रहा है कि संजय मलिक दिल्ली का एक बड़ा कारोबारी है और हिमाचल में उसकी दवा फैक्ट्री है। पुलिस का दावा है कि मलिक अपने पैसों के अलावा अपने करीबियों की करेंसी बदलवाने का भी काम कर रहा था। अब तक वो मुंबई से 1.5 करोड़ की करेंसी मंगा चुका है। संजय मलिक की बेटी भी 50 लाख रुपए के साथ लापता है। फिलहाल संजय मलिक फरार है और उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही करेंसी बदलने के इस रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस और इनकम टैक्स के अधिकारी मुंबई में भी धरपकड़ की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स की टीम मामले की जांच में जुटी है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।